नमस्कार, आज है 10 अक्टूबर दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बेहद खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। शिवसेना को लेकर जारी जंग में बड़ा अपडेट। उद्धव गुट की पार्टी को मिला शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम और शिंदे की पार्टी का नाम बाला साहेबांची शिवसेना। ऑनलाइन बेटिंग पर सख्त सरकार। बेटिंग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की बैठक। मीटिंग में सख्त कानून बनाने की सिफारिश। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। ऑनलाइन बेटिंग के लिए कानून बनाने की क्यों जरूरत, बताएंगे ऑनलाइन बेटिंग के नुकसान। चेक बाउंस पर और भी सख्ती करने की तैयारी में सरकार। चेक बाउंस होने पर दूसरे खाते से कट सकते हैं पैसे। सिबिल स्कोर भी हो सकता है खराब। इंडिया 360 में बताएंगे आपको चेक बाउंस को लेकर क्या है सरकार का नया प्लान। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में दिन भर रहा भारी उतार चढ़ाव। निचले स्तरों से बाजार में शानदार रिकवरी। अंत में सेंसेक्स 200 अंक तो निफ्टी 74 पॉइंट टूटकर बंद। सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट। सोना 800 रुपए से ज्यादा लुढ़का तो चांदी 1400 रुपए से ज्यादा की गिरावट। टीसीएस ने जारी किए उम्मीद के मुताबिक नतीजे। मुनाफा 10% बढ़कर 10,430 करोड़ रुपए हुआ। मार्जिन भी 23% से बढ़कर 24% हुआ। कंपनी ने 8 रुपए डिविडेंड का किया ऐलान। और आइए खबरें विस्तार से। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र से। शिवसेना पार्टी को लेकर जारी जंग में इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ईसी ने पार्टी का बंटवारा आखिर किस रूप में किया है। तो पार्टी और सिंबल की जो लड़ाई थी, अब उसका एक चैप्टर एक तरह से क्लोज हो गया है। हालांकि सिंबल को लेकर अभी थोड़ा स्थिति साफ शिंदे गुट की नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही गुटों की पार्टी का नाम तय हो गया है। उद्धव की पार्टी को नाम मिला है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। यह है उद्धव ठाकरे के गुट की पार्टी का नाम। और इसके साथ ही चुनाव चिन्ह भी मिल गया है ठाकरे गुट को। चुनाव चिन्ह मिला है मशाल। और वहीं शिंदे गुट को बाला साहेबांची शिवसेना का नाम मिला है। हालांकि जो शिंदे गुट है उनके चुनाव चिन्ह को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो यह है इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। और इस अपडेट के क्या मायने हैं, ये जो पार्टी के नाम का बंटवारा हुआ है और इसके आगे पीछे की कहानी है क्या है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ जी 24 तास के संपादक नीलेश खरे जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आपकी त्वरित टिप्पणी, आपका विश्लेषण, ये क्या हुआ और इसके क्या मायने हैं। देखिए, पहले तो हम हमारे दर्शकों को यह साफ कर दें कि जो फैसला हुआ है वो तात्कालिक रूप का फैसला है। ये केवल अंधेरी उपचुनाव जो होने हैं उसको लेकर किया गया फैसला है। यानी मशाल जो कि चिन्ह मिला है वो भी केवल और केवल आने वाले उपचुनाव जो कि 3 नवंबर को होने हैं उनके लिए मिला है। और जो नाम मिला है वो भी केवल और केवल उन उपचुनाव के लिए मिला है। अंतिम फैसला जो है इस पूरे मामले में आना है। शिंदे गुट को जो नाम मिला है वो बाला साहेबांची शिवसेना यानी बाला साहब की शिवसेना के रूप में एक पूरा नाम मिला है। और उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस प्रकार का नाम मिला है। तो उद्धव ठाकरे जरूर खुश होंगे जिस प्रकार का नाम उनके पक्ष में आया है। शिवसेना जो कि शुरुआत में मिला है तो उन्हें प्रचार में आसान होगा कि वो शिवसेना के ठाकरे गुट के प्रमुख है, उस हिसाब से उन्हें प्रचार करना और उसको ब्रांडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। बाला साहेबांची शिवसेना कहीं ना कहीं मर्यादित हो जाता है मराठी के लिए। वो नेशनल लेवल पर प्रचारित करना बहुत आसान नहीं होगा शिंदे गुट के लिए। तो यहाँ पर पहली लड़ाई कहीं ना कहीं ठाकरे गुट की जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाती। शिवसेना की जो लड़ाई है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाती नजर आ रही है। सिंबल जो कि मशाल है, जो कि एक अच्छा सिंबल माना जा सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट को अब तक चिन्ह नहीं मिला है। कल सुबह 11 बजे ये फैसला होगा कि आखिरकार शिंदे गुट को कौन सा सिंबल आने वाले चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए मिलेगा। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। आपने जो कहा कि आसान हो जाएगा उद्धव ठाकरे के लिए इस नाम का उपयोग, कैसे?
क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवसेना जो मूल रूप से पार्टी का नाम है, पहले तो वो इंटैक्ट है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे में ज्यादा बजाय कि बाला साहेबांची शिवसेना के? तो ये जो मनोवैज्ञानिक गणित जो होगा वोटर के ऊपर, जो प्रभाव पड़ेगा मनोवैज्ञानिक, इसको जरा बताएं। देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर तो इसका हमें विश्लेषण करना ही होगा, पर उसी के साथ एक ब्रांडिंग के रूप में, क्योंकि आज अगर चुनाव हमें लड़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग में नाम और उसी के साथ जो आपका चिन्ह है, सिंबल है, इन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा होगा। तो शिवसेना जो कि प्रमुख नाम है, जो कि आपको प्रचारित करना है, जो आपके पास पहले से है, आपको बस उपनाम मिल गया, उसके आगे एक्सटेंशन ऑफ नेम मिल गया है, और वो है उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो इस एक्सटेंशन को आप या तो यूबीटी के तौर पर जाहिर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शिवसेना का जो नाम है वो बरकरार रहेगा और प्रचारित करना उनके लिए आसान हो जाएगा। वही अगर हम एक ना शिवसेना यूबीटी, अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म एकनाथ शिंदे के नाम का करने का प्रयास करें, बाला साहेबांची शिवसेना, तो उसमें भी शिवसेना हो जाता है। तो आपको इसको प्रचारित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लोगों तक ले जाना। तो प्रीफिक्स का सारा इंपॉर्टेंस है। प्रीफिक्स का जो है, प्रीफिक्स शिवसेना जो है वो मिला है ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे को। शिवसेना प्रीफिक्स और सफिक्स रहेगा उसमें यूबीटी, और इनको जो है वो सफिक्स मिला है, प्रीफिक्स में इनको कुछ लगाना पड़ेगा। अगर बी लगाएंगे तो वो बी टीम बन जाएगी शिवसेना की, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा इस नाम को प्रचारित करना। सिंबल मशाल जो कि शिवसेना के कैरेक्टर के साथ जा रहा है। शिवसेना जो कि आक्रामक तौर पर अपने आप को पेश करती रही है, शेर का इस्तेमाल करती रही है अपने सिंबल के तौर पर, और धनुष उनका सिंबल रह चुका है। तो धनुष के साथ साथ, हालांकि उन्होंने मांग की थी त्रिशूल की, पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है जो कि एक धार्मिक सिंबल है तो इसे नहीं दे सकते हैं। और सनराइज की भी मांग की गई थी, पर वो मंजूर नहीं हुआ है। यहाँ पे मशाल मिली है जो कि शिवसेना के कैरेक्टर के साथ ये सिंबल जाता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एडवांटेज शिवसेना के तौर पर ठाकरे गुट को जाता नजर आ रहा है। और शिंदे साहब से मंगाए गए हैं कि आप कौन कौन से? शिंदे साहब को कहा गया है कि एकनाथ शिंदे गुट अपने जो 3 सिंबल वो चाहते हैं, वो 3 सिंबल की मांग वो इलेक्शन कमीशन को कल सुबह 11 बजे तक वो कर सकते हैं, और उसके बाद फैसला होगा कि आखिरकार कौन सा नाम इलेक्शन कमीशन शिंदे गुट को देती है। चलिए, तो कुल मिला के ये जो राउंड हुआ है, फर्स्ट राउंड, अब इस पे ये हमारी देखिए इससे त्वरित विश्लेषण है, ये एक सहज सामान्य सा विश्लेषण है, ऐसा विश्लेषण आपको कहीं मिलेगा नहीं। नीलेश जी इसी विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ लेते हैं। अब सिंबल का प्रीफिक्स और सफिक्स निकालकर समझाना ये सिर्फ नीलेश जी कर सकते हैं। तो इस तरह से नीलेश जी के अगर हम बात को हम सार निकालने की कोशिश करें, तो ये जो राउंड हुआ है, ये फर्स्ट राउंड एक तरह से जीत लिया है उद्धव ठाकरे ने। अब देखते हैं कि शिंदे साहब अपना जो नाम है, जो स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा ही प्रपोज था, अब इस नाम को वो कैसे जनता के बीच में ले आते हैं और कैसे ब्रांडिंग करते हैं, जिस पर नीलेश जी ने कहा कि जो ब्रांडिंग होगी वो ब्रांडिंग कैसे करते हैं। लेकिन उसके लिए हमको देखना होगा कि सिंबल क्या मिलता है, क्योंकि जो कोरिलेशन होगा इन दोनों का, उससे हमको आगे चुनाव में तस्वीर साफ होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आज कौन कौन सी खबरें प्रमुखता से छाई रहीं। और आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन होने की खबर आई। मुलायम सिंह यादव कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। यहीं उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। मुलायम सिंह का मंगलवार को दोपहर 3 बजे सैफई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने 4 अक्टूबर को शिवसेना नेता को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। आपको बताएं कि ईडी ने 1 अगस्त को गोरेगांव में पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक संजय राउत ने इस घोटाले के दौरान संपत्ति खरीदी और इन पैसों का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत काम के लिए भी किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा।
पीएम मोदी ने पूर्व पीएम नेहरू का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पटेल ने रियासतों के विलय के सभी मुद्दों को हल किया था, लेकिन कश्मीर का जिम्मा एक व्यक्ति के पास था जो अनसुलझा रह गया। उन्होंने कहा कि वो सरदार साहब के नक्शे कदम पर चलते हैं और यही कारण है कि कश्मीर समस्या का समाधान कर सरदार पटेल को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली शराब घोटाले में आज तीसरी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने हैदराबाद से अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। उसे रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दौरान वो जरूरी सवालों से बच रहा था। उसके बाद उसे देर रात हिरासत में ले लिया गया। सीबीआई के मुताबिक अभिषेक कथित तौर पर दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए काम करता था। इससे पहले ईडी ने 28 सितंबर को दिल्ली के शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को अरेस्ट किया था। वहीं 17 सितंबर को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर से आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। खबरों के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ तक शुरू हुई और अक्टूबर में अब तक 7 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 5 अक्टूबर को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 स्थानीय आतंकी मारे गए हैं। शोपियां के द्राच इलाके में मंगलवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद भी देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल तक यानी कि 11 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश जारी रहेगी। उधर दिल्ली में 2007 के बाद पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसने अक्टूबर महीने में बारिश का बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर समेत 16 जिलों में कल तक बारिश जारी रहेगी। यूपी के ज्यादातर जिलों में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज फिर से कवर स्टोरी का हिस्सा बना है और वो है ऑनलाइन बेटिंग का। ऑनलाइन बेटिंग पर जी बिजनेस लगातार अपनी मांग उठाता रहा है कि इसे रेगुलेट करने की जरूरत है, कानून बनाने की आवश्यकता है। जी बिजनेस ने तब भी कानून बनाने की बात कही थी जब सरकार ने टीवी चैनलों को बेटिंग विज्ञापनों की खातिर एडवाइजरी जारी की थी। हमने साफ कहा था, देखिए ये इतनी बड़ी समस्या है कि आपको एडवाइजरी जारी करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जुए की लत में फंसाना, उनके पैसे समा रहे हैं इस जुए की लत में, और इस पर कोई ना कोई एक ठोस कदम सरकार की ओर से आना चाहिए। और अब हमारी इसी खबर का, इसी मुहिम का हुआ बड़ा असर। अब सरकार ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। और इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ और डीजी इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में ऑनलाइन गेम, बेटिंग और गैम्बलिंग के लिए सख्त कानून बनाने की सिफारिश की गई है। मीटिंग में कहा गया है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग को लेकर नया कानून बनाए और राज्य भी उस कानून को माने। सुझाव यह दिया गया है कि राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके कानून बनाया जाए। बैठक में दूसरा विकल्प एक और दिया गया है कि आईटी एक्ट में बदलाव कर दिया जाए। सुझाव एक और दिया गया है कि आईटी एक्ट के तहत ही इन गेम्स को रेगुलेट किया जाए, यानी कि कुल मिला के इनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी लाई जाए, इनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग तंत्र बनाया जाए। इस बात पर जोर बैठक में ही अलग रेगुलेटर बनाने पर जो चर्चा हुई है, उसके बाद बैठक में चीनी कंपनियों की जो ऑफशोर जो गैम्बलिंग और बेटिंग जो कंपनीज हैं, उनकी तरफ से इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर पैसे कमाने को लेकर भी खास चर्चा हुई है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बैठक में जानकारी दी। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपना रही हो। हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया है और इसीलिए सरकार ने बीच बीच में कुछ कदम भी उठाए। मसलन एडवाइजरी जारी करी कुछ दिनों पहले। इसमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरह के गेम्स का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, उनके लिए वो एडवाइजरी थी। जो टीवी है, टीवी चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन बेटिंग के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई थी।
अब सवाल यह उठता है कि सरकार ऑनलाइन बेटिंग पर इतनी सख्त क्यों है। इसके जवाब में खुद सरकार ने बताया कि ऐसी गतिविधियां कंज्यूमर्स खास तौर पर युवाओं और बच्चों को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, बेटिंग गेम्स की लत लग जाती है जिससे लोग एक वक्त के बाद तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक स्पोर्ट्स बेटिंग पारंपरिक कसिनो के मुकाबले ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। नॉर्टन साइबर सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक 81% भारतीय ऑनलाइन गेमर जो ऑनलाइन हमारे जो गेमर्स हैं वो साइबर हमलों के चलते नुकसान झेल चुके हैं। 81%, बहुत बड़ी तादाद है ये, ऑलमोस्ट सभी, आप समझ लीजिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि ऑनलाइन गेमर को सिगरेट शराब की लत का खतरा 3 गुना ज्यादा रहता है। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए सख्त कानून की जरूरत क्यों है, इस पर खुद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दिसंबर 2021 में अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अच्छे ऑनलाइन गेम और बेटिंग गैम्बलिंग के बीच फर्क करने के लिए कानूनी जरूरी है, इसलिए आप कानून लेकर आइए। हर ऑनलाइन गेम खराब है ऐसा नहीं है, कुछ ठीक भी होते हैं और वो दायरे में मर्यादा में रहकर वो काम करते हैं, लेकिन बेटिंग गैम्बलिंग को बढ़ावा देने वाले, इन पे तो आपको कानून लाना ही पड़ेगा, उसका फर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो फर्क समझ नहीं पाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए अच्छे और बुरे का फर्क तय करना होगा। तो खैर, अब आज सरकार ने एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग करी है और इस महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इसमें एंट्री हो चुकी है गृह मंत्रालय की। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन में लॉ एंड पॉलिसी के डायरेक्टर ध्रुव गर्ग साहब हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब सरकार ने जो आज मीटिंग करके थोड़ा मंथन करने की कोशिश की है, ठीक दिशा में जा रहे हैं? दीपक जी, शुक्रिया एक तो हमें बुलाने के लिए। महत्वपूर्ण विषय है। सरकार बिल्कुल ठीक दिशा में है, मगर जो आपने बिल्कुल अंत में बात बोली थी कि अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना जरूरी है। जैसे पिछले 6 दशकों में बहुत क्लियरली ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, काफी हाई कोर्ट्स ने, कि गेम ऑफ स्किल या कौशलता वाले गेम्स संवैधानिक रूप से वैध गतिविधियां हैं, जहां की गैम्बलिंग और बेटिंग अवैध गतिविधियां हैं जिसपे प्रतिबंध लगाया जा सकता है और लगाना चाहिए, और वो प्रदेश सरकारों के हाथ में आता है। तो उस तरीके से जो आपने कहा, एक फर्क करना, एक रेगुलेशन लाना जहां अच्छे गेम्स को प्रोत्साहन मिले और बुरे गैम्बलिंग और इन पे रोक लगाई जाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। लेकिन सर, यही तो फर्क है ना। देखिए, गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, अब इसमें फर्क कैसे करें? अब जैसे मेरे को बहुत ज्यादा आप मेरे को दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूं। अब ऑनलाइन जो बेटिंग एप्स हैं और बड़े बड़े स्टार्स उनको एंडोर्स कर रहे हैं, उनको आप डाउनलोड कीजिए। प्रथम दृष्टया आपको लगेगा, जैसे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो रमी को लेकर है। रमी को लेकर दुनिया भर के गेम्स हैं। अब उन रमी के गेम्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको लगेगा कि ये तो सीक्वेंस में लगाने हैं साहब, ये तो गेम ऑफ स्किल है, लेकिन वहीं पर आप पैसा भी लगवा रहे हैं। तो दांव पर आपने रियल मनी लगवा दिया, तो ये तो गेम ऑफ स्किल, अगर इसको मैं मानूं गेम ऑफ स्किल, तो गेम ऑफ स्किल की आड़ में ये तो जुआ खिलवा रहे हैं आप। तो ये कैसे ठीक होगा? देखिए दीपक जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आया है, कई हाई कोर्ट ने भी बोल रखा है, गेम ऑफ स्किल और चांस में पैसे। अब जैसे आप बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट में आप 2 टीम बनाते हैं, एक पूल बनाते हैं, प्राइस पूल अवार्ड करते हैं कि भाई सबने मान लीजिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के जो टीम जीती वो ले गई। एक तो वो होता है, मगर वो गेम ऑफ स्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सत्यनारायण का एक केस था कुछ टाइम पहले ही, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, उन्होंने कहा था कि ये रमी जो है वो ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल है, बट और भी गेम, जैसे आप मान लीजिए चेस है, कैरम है, आर्चरी है, इस टाइप के उसके जो ऑनलाइन वर्चुअल वर्जन है वो भी ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल है। तो जिसको आप पैसा लगाना है, स्टेक की बात कहते हैं, वो एक चीज है। मगर अब जैसे मान लीजिए 3 पत्ती का गेम हो गया या रूले हो गया, वो सीधा सीधा सट्टा है या जुआ है, और वो उस पे तो रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें इंसान अपनी क्षमता, बुद्धि, ये कुछ नहीं लगाता, वो सिर्फ पैसा डालता है और जीते हार हो जाता है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं सर। ये आते हैं रमी के नाम पर, ये इस तरह के गेम्स 3 पत्ती के नाम पर आएंगे, और इनमें वही आप जो कह रहे हो, जो 3 पत्ती हो गया, 7 अप 7 डाउन, पता नहीं कौन कौन से गेम मैं देख रहा था, ये सारे के सारे। और कमाल की बात ये है विराग जी कि देश के बड़े नामी गिरामी जो एंडोर्सर्स हैं और हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इनको एंडोर्स कर रहे हैं। उनकी टीम में कोई लीगल वाले बंदे नहीं है क्या, या वो देख नहीं पा रहे हैं, या उनको मालूम है कि कहां सरकार का जो है वो फ्लॉ निकालना है? दीपक जी,
अभी रामलीला का सीजन अभी चल रहा है और ख़त्म हुआ है, तो उसमें मारीच का एक प्रसंग है। तो ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये मारीच हैं, स्किल्स की आड़ में जुआ खिलाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, और कुछ हो सकता है अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार की चिंताएं हैं वो बहुत जायज़ हैं। और उन चिंताओं के 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है, आर्थिक नज़रिए से देखें तो जब पूरे विश्व में मंदी आ रही है तो इनका मार्केट 38% बढ़ रहा है। तो स्टार्टअप का जो कल्चर है उसमें धक्का नहीं लगे, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है। ये पहली बात है। दूसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इसमें अवैध तरीके के हवाला हो रहे हैं, पीएमएलए कानून के तहत आ रहे हैं। तो जो प्रपोज्ड बिल है, टास्क फोर्स की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2-3 बातें की गई हैं कि इन कंपनियों का भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी है और रियल टाइम मनी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुविधा पूरी ये है कि कानून और संविधान के मोर्चे पर बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस तरीके से है कि जो गैम्बलिंग, जो जुआ और सट्टा है वो राज्य की लिस्ट में है, लिस्ट नंबर 2 में। लेकिन जो इन कंपनियों पे जो लगाम लगाने का पावर है वो केंद्र सरकार के मीटी में है। केंद्र सरकार के भी 5 विभाग इसमें शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने मीटिंग बुलाई है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री शामिल है, मीटी शामिल है जिसको की कार्रवाई करनी है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शामिल है, और इसमें जो आपका होम मिनिस्ट्री है वो शामिल है। अब प्रश्न इस बात का है कि राज्यों में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में भी मसौदा फाइनल हुआ है, तमिलनाडु में, हर जगह पे अलग अलग कानून बन रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी आए, इसलिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। अब ऑनलाइन गेम है सर, वो मोबाइल है, उसमें देखिए ऑफलाइन तो मैं समझता हूं ठीक है, ऑफलाइन कसिनोज खुले, वो एक दायरे में खुले हुए हैं, वो भूभाग जो है निश्चित है, तो वो कसिनो उठ के वहां से जाएगा नहीं। लेकिन मेरे पास ऑनलाइन गेम है, मैं दिल्ली में डाउनलोड करता हूं और अगर बैन लग गया तमिलनाडु में, तो क्या मैं तमिलनाडु की सीमा के अंदर जब जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो प्रतिबंधों की बात की जाती है और राज्यों पर जो कहा जाता है कि राज्य करें, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता है। विराग जी, यही दीपक जी, मैं समझता हूं कि हमने और आपने लोन ऐप्स के बारे में बात की थी, सेम समस्या यहां पर है। बिल्कुल। और तमिलनाडु में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो समिति बनाई थी, उन्होंने बोला कि जो जियो ब्लॉकिंग कैसे होगी। प्रश्न इस बात का यहां पर पूरा आप देखिए, जो डिजिटल इकोनॉमी में पूरा धर्म संकट इसी बात का है कि डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने का पावर केंद्र सरकार के पास है, और जो विषय राज्यों के हैं उन राज्यों के विषय में केंद्र सरकार कैसे राज्यों को सहमत करके कानून बनाए, और बगैर कानून के, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे लोन ऐप्स हो, चाहे गेमिंग हो, फैंटेसी गेम हो, कुछ भी हो, ये सारे जो हैं, क्योंकि 2020 में केंद्र सरकार ने बैन किया था, पबजी बैन किया था, चीनी ऐप्स को बैन किया था। तो अगर रेगुलेशन नहीं है, कानून नहीं है, तो जो उनकी जो नींव है बड़ी खोखली है। इसलिए जो कंपनियां इसमें रेगुलेशन से भाग रही हैं, उन्हें आग्रह करना चाहिए कि सरकार आईटी एक्ट में, आईटी रूल्स में और इन सारी चीजों के बारे में रेगुलेटर बना करके एक नियमन लाए, जिसमें जो मारीच वेश में जो राक्षस हैं वो इस खेल से भाग सकें, और बच्चों का, सोसाइटी का, और जो लोग लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उस पर अंकुश लग सके। बिल्कुल। अब देखिए, इस पूरे मसले का एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, मैं गर्ग साहब के पास आना चाहूंगा, और वो है जो सही गेम्स हैं, जो हमारे इंडिजिनियस गेम्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, हमारे भारतीय स्टार्टअप हैं, उनको भी देखिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में कभी कभी वो भी बदनाम हो जाते हैं। तो गर्ग साहब, ऐसा क्या करना होगा? फर्क तो देखिए करना पड़ेगा। देखिए, अच्छे को हमें संरक्षण देना है, उसको सपोर्ट भी करना है, और बुरे को हमको जड़ से खत्म करना है। तो ये फर्क कैसे करेंगे सर? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। विराग जी की बात से ही मैं आगे जाता हूँ। 7 जून को मेटी की अध्यक्षता में एक कंसल्टेशन हुआ था इंडस्ट्री का, जिसमें यही सवाल उठा था कि क्या करना चाहिए। उसमें जो अच्छे वाले हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो आईआईटी आईआईएम्स चला के बच्चे चला रहे हैं, उन्होंने ही जाके सरकार से कहा कि आप आइए रेगुलेट करिए, जिससे आप हमें अच्छे का दर्जा दे पाए, और जो बाहर रह जाएगा उस रेगुलेशन से, जिसको वो मान लीजिए नहीं मिलेगा उसका सपोर्ट, वो ऑब्वियसली गैम्बलिंग या जुआ माना जाएगा, और उन पे आप रोक लगाए। तो ये इंडस्ट्री जो अच्छे वाले जिनकी आप बात करें, उन्हें नहीं जाया था, जिससे 7 जून की वो मीटिंग हुई थी, जिसके वजह से वो आईएमटीएफ रिपोर्ट बाद में, जिसके बारे में आपने सुना, वो आया था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मेन दिक्कत जो है वो है आपके जो ऑफशोर विदेशी जुआ वाले जो वेबसाइट है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। आप देखिए, अब क्रिकेट चैनल, आप क्रिकेट देखिए, मैचेस देखिए,
आपको वहां पर उन सारे उनके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन्होंने एडवाइजरी दी थी, वो एडवाइजरी इन्हीं विदेशी जुआ वाली वेबसाइट्स के पे रोक लगाने के लिए, उनके विज्ञापन पे रोक लगाने के लिए दी थी। तो आपकी बात सही है, रेगुलेशन आएगा तो अच्छे वालों को अच्छे का दर्जा देंगे, बाकी जो उस रेगुलेशन के बाहर रहेंगे, जो गैर कानूनी, उस पर प्रतिबंध तो लगाना बनता ही है। बिल्कुल। और देखिए विराग जी बताएंगे इस पे ज्यादा तरीके से। देखिए इसमें आम आदमी, हाँ विराग जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए इसमें बच्चों का जो बचपन है वो तो खत्म हो रहा है, उनका टाइम जाया हो रहा है। आज वर्ल्ड मेंटल पीस डे है और रिपोर्ट्स आप उठा के देखिए, मेंटल पीस के लिए सबसे ज्यादा घातक यही ऑनलाइन गेम्स हैं। बेटिंग, मैं ऑनलाइन गेम में जब मैं कह रहा हूं तो मैं अच्छे ऑनलाइन गेम्स को अलग रख रहा हूं। मैं जो बेटिंग ऐप्स से गैम्बलिंग जो प्रमोट कर रही हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो एक बड़ा खतरा है। लेकिन इसके अलावा जो इकोनॉमी को जो खतरा है, जो ये भारत सरकार के एक्सचेकर पर बट्टा लगा रहे हैं, जीएसटी का बट्टा लगा रहे हैं, टैक्स का बट्टा लगा रहे हैं, वो अलग है विराग जी। नहीं देखिए, बहुत आपने बड़ी ज़रूरी बात बोली है। अभी ईडी ने तमाम जगह छापे मारे हैं और ये अवैध कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए का हवाला कारोबार हो रहा है। और जीएसटी काउंसिल में भी इस बारे में बात चल रही है कि इसमें 18% से 28% का किया जाए। देखिए दिवाली का सीजन आ रहा है और सारे घरों में ताश पत्ते खेलते हैं और आज भी गाँवों में 100 रुपये 50 रुपये के लिए जुए पे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, सट्टेबाजी पर गिरफ्तार कर लेते हैं। ताश के पत्ते में जो ब्रिज का गेम है वो अंतर्राष्ट्रीय गेम है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जब कट पत्ता लग करता है, जब कट पत्ते में जो पैसे लगते हैं वो जुआ है। इसी तरीके से इसीलिए जो प्रपोज्ड कानून है उसमें दो बातें बड़ी साफ हैं कि पहले नंबर पर इसमें ऑनलाइन मनी का स्कोप नहीं रहना चाहिए, दूसरा भारत में रजिस्ट्रेशन कंपनी का जरूर होना चाहिए और ग्रीवांस रिड्रेसल का 3 टियर का जो सिस्टम है आईटी रूल्स के तहत वो होना चाहिए। लेकिन ये कि जरूरत इस बात की है कि जो $1.5 बिलियन की इंडस्ट्री है और जो कुछ 3 सालों बाद जो $5 बिलियन की हो जाएगी, उसके नियमन के लिए जल्द से जल्द समन्वय के साथ कानून और टैक्स की पुख्ता व्यवस्था आनी चाहिए। और हमारा सिस्टम इतना कॉम्पिटेंट कैपेबल है, अगर हम एक हफ्ते में 10 दिन में जम्मू कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 के बारे में कानून ला सकते हैं या हम कृषि कानून के बारे में ला सकते हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी ला सकते हैं, क्योंकि परिवार तबाह हो रहे हैं और राज्यों के बीच में जो नए नए कानून बन रहे हैं उससे एक यूनिफॉर्मिटी गड़बड़ हो रही है। हाई कोर्टों के फैसले अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अलग हैं और मेरे दोस्त जो अभी 6 दशकों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की बात कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो डिजिटल की ये पूरे गेम्स की इकोनॉमी है ये पिछले 1 दशक का काम है। वो जो फैसले हैं वो गेम ऑफ स्किल्स के वो डिफरेंट वो एनवायरनमेंट के लिए थे, इसलिए इसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा इसमें करप्शन और जो निचले स्तर पर जो एक अराजकता फैलने का खतरा है। केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म कानून लाना चाहिए जो सारे राज्यों में लागू हो और जो कंपनियां इस पे फॉलो नहीं करें, जो सरोगेट विज्ञापन दें, उन सारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सरोगेट विज्ञापन तो ये तो बड़ा खतरनाक है कि आप जो है बेसिकली आप एक ऑफशोर जुए की कंपनी है, ऑनलाइन जुए की कंपनी है और यहां पर भारत में आकर आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं किसी और के नाम पर। अब मैं उन जॉनरेज में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। इस पर सरकार को, इसलिए अब सरकार ने कदम उठा दिए हैं। अब ये गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस, ई गेमिंग वर्सेस आई गेमिंग, ये ऐसे दुर्दांत विषय हैं जिनमें आप अगर उलझे रह जाएंगे तो फिर ये विषय आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द कानून बनाइए, रेगुलेट कीजिए। हमारे जो भारतीय जो हमारे गेमर्स और जो गेमिंग कंपनी स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे से अपना काम कर रही हैं उनको संरक्षण दीजिए और ये प्रॉब्लम जो है इसको जल्दी से जल्द दूर कीजिए। विराग जी कुछ कह रहे जाते जाते आखिर में। दीपक जी, आपने 2 साल पहले लोन ऐप्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था जिसका बड़ा सार्थक प्रभाव पड़ा। मेरा आपसे निवेदन है कि गेमिंग के जो ऐप्स हैं और जो ये सट्टेबाजी जुए के ऐप्स हैं इनके खिलाफ भी सतत आप अभियान चलाते रहिए समाज और देश के हित में। बिल्कुल सर, और ये अभियान हमारा जारी है और हमने कई इस पर शोज भी किए हैं और जैसा हमने आपको बताया कि जब एडवाइजरी आई थी तो हमने कहा था कि एडवाइजरी से क्या होगा। एडवाइजरी तो कोई माने ना माने, एडवाइजरी बाध्य थोड़ी होती है, बाध्यकारी नहीं होती हैं, इसलिए आप इस पर कानून बनाइए। तो आज थोड़ा उस दिशा में गृह मंत्रालय बैठे हैं, तमाम एजेंसीज बैठी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर जल्द से जल्द एक ठोस कानून हमारे बीच में आएगा। और विराग जी, आपने जैसा उम्मीद की है हमसे, हम आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेंगे। अभियान के तहत इसको चलाया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम को और आप जैसे महानुभावों का हमें साथ चाहिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव गर्ग जी, आपने वक्त निकाला, और विराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए बढ़ते हैं आगे। एक तरफ सरकार ने आज ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग को लेकर बैठक की है, तो दूसरी तरफ चेक बाउंस के मामलों से निपटने की नई योजना पर भी सरकार ने चर्चा की है। सरकार चेक बाउंस के मामलों से निपटने के लिए सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय चेक बाउंस की स्थिति में चेक जारी करने वाले के दूसरे खातों से पैसा काटने का नियम लाने पर विचार कर रही है और इसके साथ ही ऐसे मामलों में नए खाते खोलने पर एक तरह से रोक लगाने जैसे विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। अगर वित्त मंत्रालय की ये योजना सफलता से लागू हो जाती है तो आपके क्रेडिट स्कोर को भी ये प्रभावित करेगा। और चेक बाउंस को लेकर सरकार की दरअसल पूरी तैयारी क्या है और कैसे ये आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकती है, पूरी डिटेल दे रही है मेरी सहयोगी एकता सूरी। जी बिल्कुल, चेक बाउंस के मामले बढ़ते हुए देखते हुए वित्त मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में बहुत से सुझावों पर विचार किया गया। मसलन एक सुझाव ये था कि अगर जो आदमी चेक इशू कर रहा है और उसका चेक बाउंस होता है तो उसके दूसरे अकाउंट्स में से पैसा काटने पर विचार किया गया। इसके अलावा अगर वो नया अकाउंट खोलना चाहता है, जो इशू कर रहा है ऐसा चेक जो बाउंस हो रहा है, तो उसके नए अकाउंट खोलने पर रोक लगाई जा सकती है। चेक बाउंस होने को EMI बाउंस होना, लोन डिफॉल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि कल को वो आदमी जो एक ऐसा चेक इशू कर रहा है जो बाउंस हो रहा है, उसकी सिविल स्कोर पर असर पड़ सकता है, उसे लोन लेने में मुश्किल आ सकती है। ऐसे बहुत से सुझावों पर विचार किया गया क्योंकि चेक बाउंस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जुडिशियल सिस्टम पर एक भार पड़ रहा है। 33 लाख मामले, अगर डेटा की बात की जाए तो अप्रैल 2022 तक 33 लाख मामले लंबित हैं। चेक बाउंस होना दरअसल एक दंडनीय अपराध है। अगर चेक बाउंस होता है तो 2 साल की सजा हो सकती है। जिस रकम का आपने चेक इशू किया है उसका दुगुना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों जो है बतौर सजा आपको मिल सकते हैं। इन्हीं सब वजहों को देखते हुए ऐसे कड़े सुझाव पर विचार किया जा रहा है और अगर ये सुझाव कानूनी प्रक्रिया के बाद अमल में आते हैं तो जो आदमी चेक इशू कर रहा है और उसे पूरी अवेयरनेस है कि उसके खाते में उतना पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो चेक एक ऐसा इशू कर रहा है जो बाउंस होगा, तो ऐसे मामलों में एक तरह से डर की वजह से ये मामले कम हो सकते हैं, जिस वजह से हमारे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। फाइनेंशियल सिस्टम पर जो है बोझ वो कम होगा, जुडिशियल सिस्टम पर जो बोझ है वो कम होगा। इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। जी चलिए, शुक्रिया एकता आपका। और एक आंकड़ा शायद जो आपको चौंका दे या शायद ना भी चौंकाए, भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हर 1 लाख की आबादी पर इस डिप्रेशन से जो निकाल सकते हैं लोगों को, वो 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 3 मनोचिकित्सक हैं। अब चिंता की बात एक और है, भारत में करीब 60% लोग डिप्रेशन को बीमारी के तौर पर लेते ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं कि कोई बीमारी है, कोई विकार है, कोई ये परेशानी है। फिलहाल बच्चे और युवा डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और उसका शिकार है। आज हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इसलिए आपको मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज पर जरूर ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। विफलता, संघर्ष, अकेलापन, हताशा जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिंदगी की एक ही फिलॉसफी होनी चाहिए, हैप्पी लाइफ। मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना है तो तनाव से दूर रहना होगा। अधिक तनाव डिप्रेशन की वजह बनता है और जब डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जानलेवा साबित होता है। यानी तन के साथ साथ मन को भी दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। WHO के अनुसार दुनिया भर का हर 8वां व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार है। आंकड़ों की बात करें तो 80 करोड़ से ज्यादा लोग मेंटल इलनेस से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है। इस समस्या से पुरुष और महिलाएं दोनों ही परेशान हैं। आमतौर पर पुरुषों में नौकरी पेशे को लेकर तनाव देखा जाता है, तो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस और प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्याएं आती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट की माने तो भारत में 15 से 24 साल की उम्र के युवाओं में हर 7 में से 1 युवा तनाव या उदासी का शिकार है। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में मेंटल इलनेस के शिकार ज्यादातर लोग अपनी बीमारी को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहते। इसलिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम को मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी रखा है। इसका मकसद लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाना और मेंटल इलनेस के शिकार लोगों को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना है।
एक आंकड़े के मुताबिक देश में फिलहाल 43 मेंटल अस्पताल हैं, जिनमें से 2 या 3 को ही सुविधाओं के स्तर पर बेहतर माना जा सकता है। 10 से 12 ऐसे मेंटल अस्पताल हैं जिनमें सुधार हो रहा है, जबकि 10 से 15 हॉस्पिटल अभी भी कस्टोडियल मेंटल हॉस्पिटल बने हुए हैं। जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के मरीजों के लिए प्रति 2 लाख पर 1 बेड की उपलब्धता है, जबकि मेंटल हॉस्पिटल में प्रति 2 लाख की आबादी पर 3 बेड की उपलब्धता है। हैरानी की बात यह है कि भारत में 1 लाख की आबादी पर महज 3 मनोचिकित्सक हैं। मेंटल इलनेस के लक्षणों की बात करें तो काम में मन नहीं लगना, शरीर में कोई बीमारी ना होने के बावजूद थकान महसूस करना, नींद आते रहना, बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा या रोने का मन करना हो सकता है। वहीं बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, स्कूल जाने के लिए मना करना, गुस्सैल हो जाना, आलसी हो जाना या बहुत एक्टिव हो जाना। इस तरह के कॉमन मेंटल डिसऑर्डर को काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या काउंसलिंग और दवाइयां दोनों के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। सही इलाज नहीं मिलने से कई बार मरीज आत्महत्या करने जैसे कदम उठा लेता है। ये जान लें कि डिप्रेशन या मेंटल इलनेस कोई पागलपन नहीं है, इसका इलाज संभव है। मरीज इलाज से ठीक होकर सामान्य जिंदगी में लौट सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि मरीज को इस अवस्था में लाड प्यार और दुलार मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में बताया था कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद भी पहुंच चुका है। मुलायम सिंह यादव का कद देश की राजनीति में बहुत बड़ा था। 1980 के दशक के बाद जिस तरह से यूपी की राजनीति के शिखर पर मुलायम सिंह उभरे, उससे कई सियासी दल पीछे छूट गए। लेकिन इस सब के बीच मुलायम सिंह ने कभी भी सियासी मतभेदों को मनभेद नहीं बनाया। मुलायम आगे बढ़ते गए और 2014 के बाद पीएम मोदी से भी उनका रिश्ता कुछ खास बन गया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरा देश सदमे में है। धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते थे। सियासी मतभेदों को कभी भी मुलायम ने रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। यही वजह है कि गुजरात दौरे पर जैसे ही पीएम मोदी को मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी मिली, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उन रिश्तों को याद किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। मुलायम सिंह यादव और पीएम मोदी जब भी मिलते थे, पूरी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे की हौसला अफजाई करते थे। समाजवाद के नायक मुलायम सिंह यादव पिछड़ों और वंचितों के रहनुमा थे। यूपी में उनके उदय के साथ ही एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुलायम सिंह राजनीति के पटल पर जब उभरे तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका कद कितना बड़ा था, यह इस बात से साफ हो जाता है कि उनके निधन के बाद यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोएडा की एक सोसाइटी के बाहर फूड डिलीवरी बॉय और सुरक्षा गार्ड के बीच जमकर मारपीट हो गई और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि झगड़े की वजह क्या थी। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड और फूड डिलीवरी बॉय के बीच रविवार को जमकर मारपीट हुई।
सोसाइटी कैंपस में प्रवेश को लेकर इस लड़ाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने डिलीवरी बॉय और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 59 सेकंड के वीडियो में गार्ड और डिलीवरी बॉय के बीच मारपीट होती दिख रही है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि सोसाइटी के गेट पर डिलीवरी बॉय और सुरक्षा गार्ड सोसाइटी में एंट्री को लेकर झगड़ रहे हैं, जिसके बाद डिलीवरी बॉय गार्ड को घुसा और लात मारता दिखता है। फिर लाठी लेकर आता है और उसे मारने लगता है। इसके बाद गार्ड भी डिलीवरी बॉय पर हमला कर देता है और डिलीवरी बॉय जमीन पर पड़ा दिखता है, जिसे लोग उठाने की कोशिश करते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को सुनवाई के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं 30 सेकंड का सांसें थाम देने वाला वीडियो, जिसमें एक युवक पर कार चालक ने कार के दोनों पहिए चढ़ा दिए और यही नहीं, इंसानियत को ताक पर रखकर वहां से फरार भी हो गया। गनीमत ये थी कि जख्मी युवक की जान बच गई। फिलहाल पुलिस कार की तलाश में जुटी हुई है। 30 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। यहाँ एक कार शख्स के ऊपर चढ़ जाती है। कार चालक इस युवक को जोरदार टक्कर मारता है। इस शख्स की 2 चप्पलें हवा में गेंद की तरह उछलती हैं, तो ये शख्स खुद भी हवा में गोते खाने लगता है। पहले इस युवक के ऊपर से कार का अगला पहिया चढ़ता है, बाद में फिर ये पिछला पहिया। सांसें थाम देने वाला ये वीडियो मेरठ का है, जहां भारी बारिश के बीच कार चालक बड़ी लापरवाही से अपनी ऑल्टो कार को इस शख्स के ऊपर चढ़ा देता है। यही नहीं, अपनी कार से रौंदने के बाद ये शख्स वहां से फरार हो जाता है, बजाय इसकी मदद करने के। इस युवक के साथ 2 दोस्त भी हैं जो मौके पर मौजूद हैं और अपने दोस्त की जान बचाने के साथ साथ इस कार चालक को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो चुका है। पुलिस अब केस दर्ज कर इस कार और इसके मालिक की तलाश में जुटी है। जबकि फूलबाग कॉलोनी के हंस चौराहे पर हुई इस घटना के बाद दिव्यांग नाम का ये युवक जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। दिव्यांश अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे खाना खाकर टहल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गंभीर रूप से घायल मिले एक अजगर को सर्जरी के बाद बचा लिया गया। अजगर के पेट वाले हिस्से में पुरानी चोट होने की वजह से मसल्स पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसे डॉक्टर्स ने निकाल के बाहर किया। आइए देखते हैं अजगर को बचाने का ये अनोखा ऑपरेशन। इस वीडियो में आपको वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता साफ दिख रही होगी, वो भी ऐसे सांप के प्रति जो पलक झपकते बड़े से बड़े जीव को निगल जाता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं एक घायल अजगर का ऑपरेशन। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा के सोनपुर में गंभीर रूप से घायल मिले अजगर को सर्जरी के बाद बचा लिया गया। जख्मी अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद इसे इस उपचार केंद्र तक लाया गया था, जहां वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मेश्राम को सांप की गंभीर हालत से अवगत कराया गया और तत्काल इलाज की मांग की गई। दरअसल अजगर के पेट वाले हिस्से में पुरानी चोट होने की वजह से मसल्स पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सबसे पहले विशेषज्ञ डॉक्टर ने एनेस्थीसिया लगाकर अजगर को बेहोश किया, जिससे तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। इसके बाद पेट की खराब मसल्स को सर्जरी के जरिए काटकर अलग कर दिया गया और पेट की मसल्स और चमड़ी में घुलने वाले टीके लगाए गए। जहाँ स्टमक होता है वहाँ पे एक डीप वुंड है जो पूरी तरह से मसल्स के साथ रैप्चर हो गया था, फट गया था और ये गैंग्रीनस कंडीशन में था, गैंग्रीन बन चुका था। इसमें गैंग्रीन वुंड जो होता है मतलब किसी मसल्स का पार्ट पूरी तरह से सड़ जाता है, तो इमीडिएट इसमें इमरजेंसी सर्विस देने की ज़रूरत होती है। इसकी सफलतापूर्वक सर्जरी हमारे द्वारा की गई है। इसकी सर्जरी में इसको घुलने वाले जो टाके रहते हैं, एब्जॉर्बेबल कैटगट जो होता है, वो टाके लगाए गए हैं। डॉक्टर अंकित मेश्राम पहले भी कई वन्य प्राणियों की सर्जरी करके उनकी जान बचा चुके हैं। इस अजगर को 3 से 4 दिन की निगरानी में रखा जाएगा। इस दौरान अजगर को जरूरी दवाइयां दी जाएंगी। वन विभाग की देखरेख में पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बात बाजार की कर लेते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार लाल निशान में बंद हुआ है। सेंसेक्स 200 अंक फिसला 57,991 के स्तर पर बंद हुआ तो निफ्टी 73 अंक फिसल कर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई। निफ्टी 200 अंक की कमजोरी के साथ 17,100 के करीब खुला, मगर इसी के बीच बाजार ने बॉटम बना लिया। दिन में धीरे धीरे बाजार ने अपनी ताकत दिखाई। निचले स्तरों से निफ्टी करीब 175 अंक संभला भी। आगे क्या होगा मार्केट में, ये महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी से। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत। सर बताएं सर, मार्गदर्शन करें, आगे क्या होना है? देखिए, मार्केट में एक चीज अच्छी है कि आज ऐसा गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल तो रहे, मगर फाइनली एक रेस्पेक्टेबल क्लोज दिया है। और उसमें आज आईटी का योगदान बहुत ज्यादा था और रीजन था कि टीसीएस के रिजल्ट थे, और टीसीएस के रिजल्ट जो मुझे अनुमान के मुताबिक ही लग रहा है। अब देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट। बट ओवरऑल सारे आईटी स्टॉक्स ने आज थोड़ा सा दम भरा मार्केट में। बाकी आज डॉलर भी जब ऊपर जाके वापस से नीचे आया, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ, तो उसको भी मार्केट ने थम्स अप दिया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स तो आती है, बाइंग आती है नीचे के लेवल्स पे। 16,800 17,000 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ऊपर की साइड अगेन एक 17,500 600 500 मोटा मोटी कैन क्रॉस होगा, तभी लगेगा कि मार्केट में मजबूती आई है। सो लेट्स सी किस तरीके से जाता है। बट ओवरऑल रिजल्ट्स का महीना आ गया है, तो काफी जो हेवीवेट के रिजल्ट्स है उससे भी काफी मार्केट्स में इम्पैक्ट आएंगे। सो बस बने रहें पोजीशंस को, थोड़ी यही कहूंगा कि लाइट रखें और ज्यादा रिस्क नहीं लें मार्केट में, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि स्टॉप लॉसेस हिट ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जैन जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए, तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।